नमस्कार साथियों राहुल गांधी की एक छवि आई। वो छवि चाइनीज डेलीगेशन के साथ की थी और उसके बाद इस भारत देश के भीतर राजनीतिक तौर पर सियासी तौर पर हंगामा मचने लगा और सवाल उठने लगा, क्या राहुल गांधी के ताल्लुकात चीन के साथ कुछ अलग है। और भारत देश के भीतर जब युद्ध चल रहा है चीन को लेकर के, सीमाओं के ऊपर सेना तैनात है चीन के खिलाफ, और इस दौर में इस भारत देश के भीतर आरएसएस लगातार ये मांग कर रहा है कि चीन को जवाब देने की स्थिति में तो भारत सरकार को आना ही चाहिए। और बाकायदा नागपुर से इस बात का ऐलान किसी दूसरे ने नहीं बल्कि सरसंघचालक मोहन भागवत ने किया। और गलवान घाटी में जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो यहाँ तक कहा कि अब भारत को इतनी बड़ी ताकत के तौर पर उभरना चाहिए, खुद को मजबूत बनाना चाहिए। और बार बार यह भी सवाल उठते रहा कि चीन के साथ व्यापार क्यों किया जाता है, क्यों होता है, और इस भारत देश के भीतर अगर व्यापार चीन के साथ बहुत ज्यादा हो रहा है तो किस तबके की जरूरतों को पूरा करता है, क्या उसको कम नहीं किया जा सकता है। इस सारे सवाल बार बार भारतीय जनता पार्टी के भीतर, सरकार के भीतर और संघ ने भी उठाया, लेकिन ये सवाल लगातार गूंजा भी कि और कहा भी कि कांग्रेस या फिर राहुल गांधी उनकी अपनी जरूरत, अपनी पहचान चीन के साथ क्यों जुड़ जाता है। तो जरा आज एक सवाल सबसे कि क्या यह ऐसा संभव है कि आरएसएस हेडक्वार्टर जो नागपुर के रेशम बाग के अंदर है, वहां स्मृति भवन जो है, अगर वहां पर चीनी डिप्लोमेट अगर वहां पहुंचते हैं और स्वयं सेवकों से मुलाकात करते हैं तो इस पूरे खबर को छिपा क्यों लिया गया और ये खबर लीक कैसे हो गया। और सवाल जब ये होता है कि जो संस्था, जो संगठन बाकायदा सार्वजनिक तौर पर चीन का विरोध कर रहा हो और उसी चीनी डिप्लोमेट्स को जो दिल्ली से आए, जो मुंबई के भीतर चीनी कॉन्सुलेट्स के अधिकारी होते हैं, उन तमाम लोगों की मौजूदगी अगर संघ के मुख्यालय के भीतर नागपुर में अगर नजर आ जाती है और स्वयं सेवक यह कह करके खामोशी बरतते हैं कि दरअसल वो पर्यटन के लिहाज से आए थे और एक टूरिस्ट पैलेस समझकर वो वहां पहुंच गए थे, तो क्या इसके मतलब और मायने सिर्फ इतना भर ही है। आज लगता है कि बहुत सारे तहकीकात करने की जरूरत है, क्योंकि इस भारत देश के भीतर इस के दौर में ऐसे कौन से मुद्दे उभर के आए, कौन से मुद्दे छुप जाए, किस मुद्दे पे चर्चा हो, किन मुद्दे पर कोई भी चर्चा ना हो। ये सारी एक बेहद आसान तरीका है सरकार के साथ, क्योंकि उसके साथ पत्रकार खड़ा है और शायद इसीलिए हर कोई की जिंदगी से जुड़े हुए तमाम मुद्दे, चाहे वो महंगाई की हो, चाहे बेरोजगारी की हो, चाहे पेंशन, ओल्ड पेंशन की हो, चाहे बैंकों से लिए जाने वाले जो कर्ज से जुड़े हुए हो, सारे मुद्दे इस दौर में सरकार को जो कुछ भी खटघरे में खड़ा करता है उस पे सरकार खामोशी बरत लेती है, या फिर वो मुद्दे उभर करके लोगों के सामने आ ही नहीं सकता है। तो एक मामला या फिर कहे एक बहुत बड़ी खबर जो लीक होकर के सामने आ गई, उससे दिल्ली दरबार के होश उड़ गए, क्योंकि चीन को लेकर के जो वैचारिक परिस्थिति लगातार गवर्नेंस के तौर पर, विदेश नीति के आधार पर और बॉर्डर पे जवानों की मौजूदगी, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, लद्दाख हो, चाहे उत्तराखंड का इलाका पड़ता हो, सीमावर्ती इलाकों के भीतर चीन के सेनाओं के साथ दो दो हाथ करते हुए भारत देश की सेना की तैनाती का जिक्र अक्सर देश में होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जय जवान कहते हुए इन इलाकों के भीतर पहुंचते हैं और सेना की पीठ भी धपधपाते हैं। अब बात सवाल उठता है कि क्या डिप्लोमेट्स जो चाइना के, जो नागपुर के रेशम बाग में आरएसएस के हेडक्वार्टर में क्या करने आए थे। दिसंबर के पहले हफ्ते में स्मृति मंदिर है जो कि हेड गवार भवन के नाम से जाना जाता है और बाकायदा उसके ऊपर लिखा होता है केशव बलिग्राम हेडगवार, केशव बलिग्राम हेडगवार स्मृति मंदिर नागपुर, यही लिखा हुआ होता है। और यहाँ पर तमाम स्वयंसेवकों की मौजूदगी रहती है। ये अलग सवाल है कि जिस समय चीन के डेलीगेट्स वहां पहुंचे उस समय सरसंघचालक मोहन भागवत वहां नहीं थे, लेकिन दूसरी रैंक के स्वयंसेवक या फिर उन अधिकारियों की मौजूदगी होती है। और ऐसा भी नहीं होता है कि संघ इससे पहले अपने विदेशी करके छुपाता रहा हो, लेकिन चीन को लेकर के उसने जो कुछ भी सार्वजनिक बयान गलवान घाटी की घटना के बाद दे दिए, और उससे पहले इस भारत देश की आर्थिक नीतियों को लेकर के जो कुछ भी रेखाओं चीन को लेकर के संघ ने खींचा, हर मौके के ऊपर वो व्यापार से जुड़ा हुआ हो या सामरिक परिस्थितियों से जुड़ा हुआ हो, सीमा से जुड़ा हो या फिर सरकार की विदेश पॉलिसी से जुड़ा हुआ, हमेशा चीन को काउंटर करने की स्थिति में आरएसएस इसीलिए आगे आया क्योंकि 1962 के युद्ध में
उस समय में चीन जिस रूप में भारत की सीमा के ऊपर घुस गया था, उस दौर में स्वयंसेवक बाकायदा सेवा करने के लिए जवानों की इन इलाकों के भीतर पहुंचे थे। और यही वह सबसे बड़ी है कि 26 जनवरी की परेड में उस दौर में नेहरू ने आमंत्रित किया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को। लेकिन फिर क्या जिस दौर में भारत की सीमा को लेकर के सवाल चीन के साथ हो और उलझे हुए हो, क्या उसी समय में भारत सरकार यानी खुद मोदी सरकार हो और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, दोनों खुले तौर पर जब विरोध कर रहा हो और इससे पहले जब जिनके साथ हो खड़ा हो उन डिप्लोमेट्स का स्वागत उसने खुले तौर पे किया, तो फिर चीनी डेलीगेट्स जब पहुंचे नागपुर के संघ मुख्य, तो इस बात को छुपाने की या दबाने की जरूरत क्यों पड़ी? जरा आप याद कीजिए, बकायदा इस डिप्लोमेट्स को विजयदशमी फाउंडेशन जो डे होता है, स्थापना दिवस आरएसएस का होता है, 2021 के भीतर उनको चीफ गेस्ट बनाया गया। इससे पहले डिप्लोमेट्स को देखिएगा तो जर्मनी के डिप्लोमेट्स हो, फ्रांस के डिप्लोमेट्स हो, श्रीलंका के डिप्लोमेट्स हो, इनके एम्बेसडर्स को भी आरएसएस ने अपने यहाँ रिसीव किया है। लेकिन फिर वह ऐसी कौन सी बात है कि जिन बातों को लेकर के लगातार इसको दबाया जा रहा है या छुपाया जा रहा है? अगर चीनी डिप्लोमेट्स इस दौर में किसी से भी अगर मिलते, वह कोई भी सामाजिक संगठन हो, सांस्कृतिक संगठन हो, जैसे आरएसएस खुद को सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन कहता है, अगर इस तर्ज पे कोई संगठन चीनी डिप्लोमेट्स से अगर मिला होता, या फिर इस भारत देश की कोई भी राजनीतिक पार्टी, यहां तक कि एक समय इस देश के वामपंथी जो माओ का गुणगान करते थे, वह भी आज के दौर में चीन के डिप्लोमेट से मिल करके देख ले, उनके बाद इस देश के भीतर सियासी हंगामा कोई दूसरा नहीं बल्कि संघ, भारतीय जनता पार्टी, सरकार और पत्रकार, हर दृष्टि से चारों ओर से ये बातें शुरू हो जाएगी कि आखिर क्यों मिलते हैं। अब सवाल होता है कि आरएसएस हेडक्वार्टर के भीतर वह क्या करने पहुंचे थे। जो सफाई निकल करके आती है उसके भीतर जानकारी होती है कि ये जानकारी दोनों ओर से निकल करके आती है कि चीनों डिप्लोमेट्स का कहना होता है, उनका कहना था कि स्वयंसेवकों की तरफ से भी जानकारी जो आई थी कि वो आए थे। अब इस सवाल होता है कि वर्धा के भीतर जो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय होता है, वहां पे चीनी भाषा की पढ़ाई भी होती है। चीनी डिप्लोमेट्स वहां भी पहुंचे और वहां पर जो कुछ भी जिस तरीके से स्कॉलरशिप की स्कीमें होती है उसका भी उन्होंने जिक्र तक किया। वहां से लौटे तो नागपुर पहुंचे और नागपुर के भीतर या रेशम बाग के इलाके के भीतर बहुत दूर से ये भवन नजर दिखता है, बहुत ही शानदार भवन होता है। उस भवन के भीतर उन्होंने गए, कई घंटों गुजारे और स्वयंसेवकों का जिक्र होता है। वो समझना चाहते थे कि यह संगठन कैसे चलता है, इतना बड़ा हिंदूवादी संगठन और इस भारत देश के भीतर में सबसे बड़ा सामाजिक सांस्कृतिक संगठन जो कि सीधे तौर पर इस भारत देश की सत्ताधारी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक से मिलकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दुनिया के सामने विदेश नीति का डंका ठोकते हैं, बजाते हैं। और यह भी अपने दौर में बहुत महत्वपूर्ण है कि चंद दिनों भीतर ग्लोबल टाइम्स के भीतर एक आर्टिकल भी छपता है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के भरपूर तारीफें होती है, न सिर्फ बल्कि ग्लोबल टाइम्स के उसका पन्ना जो होता है जिसमें उन्होंने ये कहा जाता है कि भारत की सांस्कृतिक, भारत की इकोनॉमी, भारत की पॉलिटिक्स, राजनीतिक बीते 10 वर्षों में उसके साथ जो अंतर्राष्ट्रीय कारोबार होता है उसमें कितनी जबरदस्त तरीके से एक ट्रांसफॉर्मेशन भारत को लेकर के किया है। और इस दौर में खास तौर पर रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद भारत की जो निकटता, नजदीकी जो रूस के साथ दिखाई पड़ती है, उसकी तारीफ भी चीन के इस ग्लोबल टाइम्स के आर्टिकल के भीतर किया जाता है। अब कई सवाल उठते हैं यहाँ पर कि क्या विदेश नीति के मद्देनजर जो एक नया ग्लोबलाइजेशन इस दौर में सामरिक दृष्टिकोण से अगर हो रहा हो, उसके भीतर भारत देश अगर उसका केंद्र बनता हो, तो चीन के साथ उसके संबंध अब प्रदान होने शुरू हो गए हैं क्या? अगर ऐसा होना शुरू हो गया तो फिर क्या इसके बावजूद सरकार इन बातों को क्यों दबा रही है, क्यों छुपा रही है? या फिर सरकार को पता ही नहीं था कि चीनी डेलीगेट्स वर्धा के भीतर यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी जाएंगे और वहां से निकलकर वह संघ के हेडक्वार्टर पहुंच जाएंगे? क्या सरकार को इस बात की जानकारी नहीं थी? ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। तो सरकार ने इसके ऊपर चुप्पी क्यों साधी? और ये बात जब निकल करके देश के सामने आई और 1 महीने का समय लगा जिस बात को निकल कर क्या, इसकी पहली रिपोर्ट देश के सबसे बड़े अंग्रेजी संस्थान के अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापी। उसके बाद इन बातों को पता शुरुआत की गई तो नागपुर के भीतर मौजूद स्वयंसेवकों ने कहा,
हाँ, बाकायदा सेकेंड रैंक के स्वयंसेवकों की मौजूदगी थी वहां। वो समझना चाह रहे थे, देखना चाह रहे थे, वो भापना चाह रहे थे, जानना चाह रहे थे। हेडगवार जी की जो प्रतिमा जो वहां पे लगा हुआ था बाकायदा, वहां पर भी वो गए, वहां पर उन्होंने नमन भी किया और घंटों बातचीत करके समझने के दृष्टिकोण से, खास तौर पर जो एक्सरसाइज होती है, आरएसएस की परेड जो होती है, उसको भी समझने के लिए जो रेशम बाग के ठीक सामने जो मैदान होता है, वहां पर भी उन्होंने पहुंचा। और हाल में जो वहां पर सरसंघचालक का जो घर होता है, उसको भी देखने की ख्वाहिशें जताई। चंद डिप्लोमेट्स ने वह भी देखा। और सबसे बड़ी बात इस दौर में होती है कि क्या उसके चंद फरलांग की दूरी के ऊपर, या फिर कहे कि केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर ही महाराज हेडगवार जी का घर भी होता है। देखने की इच्छा उनकी उसको भी व्यक्त की गई, लेकिन वहां वो नहीं पहुंचे, क्योंकि सामान्य तौर पर वहां कोई जा नहीं पाता है। अब जो लोग नागपुर में रहे, जो लोग हेडगवार भवन को देखे, जो वहां पर से 2 किलोमीटर के हेडगवार जी का जो घर है, उसके वहां जो गए, जो देखे होंगे, जो जानते होंगे, उनको बखूबी पता होगा। लेकिन डिप्लोमेट्स वहां नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन इसके बावजूद पूरी प्रक्रिया, प्रोसेस को लेकर के इस संशय की स्थिति जो इस देश में जो नए तरीके से जो डेवलप हो गई, वो वैचारिक तौर पे है, विदेश नीति के तौर पे है, इस देश के संबंधों के भीतर चीन के साथ संघ के जुड़ाव को लेकर के भी। क्योंकि इजराइल से निकटता, नजदीकी आरएसएस की खुले तौर पे होती है। सरकार की नीतियां भी उसी के अनुरूप देशों के भीतर जर्मनी, फ्रांस का जो जिक्र श्रीलंका के भी अब हो रहा है, उसको लेकर के भी काफी नजदीकियां रही हैं। लेकिन फिर इसके मतलब मायने क्या इतना ही भर है कि सरकार के संगठन हो, सरकार से जुड़े हुए संस्थान हो, और उसके भीतर अगर आरएसएस, तो फिर उनको हर चीज माफ है, या फिर सारी खुली परिस्थिति उनके साथ है और इसी बातों को छुपा लिया जाता है। कोई खबर आप टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर इस दौर में रेंगते हुए नहीं देख पाते हैं कि वाकई ऐसा कुछ हुआ, जबकि ये जानकारी विदेश मंत्रालय के पास होती है, जब ये जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय के पास होती है, पीएमओ के पास होती है, इस देश के गृह मंत्रालय के पास होती है, और बाकायदा महाराष्ट्र सरकार के पास भी होता है। जिस समय चीन के डेलीगेट्स वहां पहुंचे थे, तो क्या इस भारत देश के भीतर में सारे सवाल जो इस देश की सरकार को कटघरे में खड़ा करता हो, क्या उसको बहुत ही हुनरमंद तरीके से इस दौर में, इस समय में छिपा लिया जाता है? और शायद यही कारण है कि इस भारत देश से जुड़े हुए सवाल, जो यहाँ के लोगों से जुड़े हुए सवाल होते हैं, और जिनको लेकर के सच में सरकार मुश्किल में अगर पड़ जाए, उनसे लोग सवाल करने लगे, उसको बहुत ही अच्छे ढंग से, शानदार तरीके से उस सरकार के उपलब्धियों तले, रेड कारपेट के नीचे दबा दिया जाता है। और वर्तमान दौर में तो बार बार इस बात का जिक्र होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों को लेकर लोग सेल्फी ले सकते हैं। जनता खुद सरकार से कोई सवाल नहीं पूछ सकता है कि उसके पीछे जो उज्ज्वला योजना का जो बोर्ड लगा होता है, उसमें पहले सिलेंडर के बाद दूसरे सिलेंडर की कीमत जो होती है, वो कितनी वसूल दी गई। ऐसा क्यों? को भी सरकार छुपा करके आगे ले गई, और किसानों के मुद्दे इस दौर में जो वो एमएसपी बढ़ाते चली जाती है ये, लेकिन एमएसपी किसानों की नहीं मिल पाती है। उनकी हालत क्या होती है, और कौन क्यों तैयार हो रहे होते हैं 13 फरवरी से एक बार फिर आंदोलन करने के लिए। और जिस तरीके की पंजाब के भीतर दोबारा से किसानों की पहल शुरू हो गई है, ये मुद्दा भी दबाया जाता है। हर रोज पंजाब के भीतर किसान एकजुट हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। जरा उनकी आवाज हर किसी को जरा सुनना चाहिए, जब वो ऐलान करते हैं कि बैसाखी के दिन से कूच करना है दिल्ली की तरफ से, दिल्ली की तरफ, और एमएसपी को लेकर के आंदोलन शुरू हो गया है। जरा देखिए, फिर किसान अपना कमर कस चुके हैं। 13 फरवरी 2024 से एक बार फिर आंदोलन की दिशा में देश में आगे बढ़ेंगे। जाहिर है, इससे बहुत सारे सवाल इस देश के भीतर उठ सकते हैं। वो सवाल युवाओं की बेरोजगारी से जुड़ सकते हैं। वो सवाल जो ग्रेजुएट हैं लोग, उनके बेरोजगारी का प्रतिशत जो है, जो 42% को भी पार कर गया। जिसके पास कोई रोजगार तक नहीं होता है, इस देश के भीतर महंगाई
और नौकरी ना मिल पाने की परिस्थिति जो है, और उसके साथ ही पेंशन का पैसा निकालकर जिंदगी गुजारा करने की स्थिति इस दौर में कोई मायने नहीं रखता। लेकिन एक पल के लिए जरा आप सोचिए कि भारत की इकोनॉमिकल कंडीशन के भीतर कितना फ्रॉडिज्म इस दौर में पनप गया। एक डाटा बताते हैं जिससे आपको और कुछ क्लियर दिखेगा। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते थे देश में, उस समय 2009 से 2014 के दौरान जो बैंक फ्रॉड 5 साल के भीतर हुआ, उसके जरिए 29,000 करोड़ रुपए का चूना इस भारत देश को लग गया। लेकिन 2015 से 2019 के भीतर, यानी उसके बाद के 5 साल के भीतर जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, तो 1,74,000 करोड़ का बैंक चूना फिर से देश को लग गया। और 19 के बाद के 4 साल 2023 तक ये बढ़कर 4,14,000 करोड़ हो गया। यानी फ्रॉड का मामला होता है। और इससे ठीक समानांतर अगला सवाल उठता है, कोई भी कर सकता है, तब तो किसानों की आय दुगुनी 2022 के भीतर ही हो जानी चाहिए थी। ये सवाल अब ऐसा क्यों नहीं किया जाता? इस भारत देश के भीतर में जो 3 कानून लाए गए जिसको सरकार ने वापस ले लिया, उसके बाद किसानों की कौन सी स्थिति है, इस पर किसी ने क्यों नहीं गौर किया? क्या किसानों की परिस्थिति इस भारत देश के भीतर लागत के न मिल पाने की स्थिति में आकर के रुक गई? तो फिर क्या यह ऐसा मान लिया जाए कि हर वह मुद्दा जो सरकार को परेशान कर दे, सरकार से सवाल पूछने की दिशा में आगे बढ़ा दे, और हर उस मुद्दे के ऊपर खामोशी इस दौर में बढ़ती जा रही हो, और बाकायदा पत्रकार इसके ऊपर चुप्पी साध लेता हो, और सरकार किसी सवाल का जवाब फिर क्यों दे जब वो राष्ट्रीय तौर पर मुद्दा ही नहीं बन पाया? और इस भारत देश के भीतर सूचना देने का काम तो पत्रकार का होता है। और इसीलिए एक लंबी लिस्ट देश के सामने होता है कि किस तरीके से किसानी को लेकर के जो सवाल होता है, उसको लेकर के जरा कल्पना कीजिए कि चुनाव से पहले करीब करीब सरकार करे कि हाँ, हम 29 रुपए किलो 5 लाख टन जो भारत चावल के नाम पर है उसको बेच देंगे। बाजार में उसकी कीमत 43 रुपए से ज्यादा होती है, हम 29 रुपए में बेचेंगे। क्यों बेचेंगे? महंगाई बहुत है, गरीबी बहुत होती है। तो फिर जिनको 5 किलो अनाज दे रहे हैं उनके समानांतर हम भारत चावल भी बेचेंगे। यानी भारत देश की इकोनॉमी इस चावल से समझ ले, या फिर जो एनसीसीएफ या फिर केंद्रीय भंडार के ओपन मार्केट में जो सेल किया जा रहा है, या फिर इससे समझे कि नहीं, आज तक के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया गया, बासमती चावल के ऊपर बैन लगा दिया गया, जो टमाटर है उसके ऊपर बैन लगा दिया गया, आप एक्सपोर्ट नहीं कीजिए क्योंकि यहाँ पर उसकी कीमत महंगी ना हो। और जब आंकड़े आते हैं तो महंगाई तो उसकी कीमत भी उसके पार हो जाती है। दाल मिनिमम उत्पादन हो रहा है, मैक्सिमम आयात हो रहा है, तो फिर उस क्षेत्र के भीतर भी हम पिछड़ रहे हैं। जिस क्षेत्र के भीतर सबसे बड़ी ताकत हमारी कृषि के क्षेत्र में थी, उसको भी संभाल पाने की स्थिति में नहीं है। तो फिर क्या यह सवाल धीरे धीरे गायब हो गए इस दौर में, या लुप्त हो गई, या फिर कर दिया गया? क्योंकि सरकार के सामने बहुत बड़े सवाल क्या होते हैं? सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है कि हम तीसरी बार चुन करके आएंगे तो इस देश की इकोनॉमी दुनिया में तीसरे नंबर पे होगी। दूसरा बड़ा सवाल होता है कि हमारा अपना 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी हो जाएगी। अगला सवाल होता है कि हम विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। चौथा सवाल होता है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत देश सबसे बड़े बाजार के तौर पर हो जाएगा। और जो वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन की जो परिस्थिति होती है, जो मार्केट और सामरिक दृष्टि से जो आगे बनती है, उसके बीच में कोई दूसरा देश नहीं बल्कि भारत ही महत्वपूर्ण होगा। और भारत की पूरी फॉरेन पॉलिसी, विदेश पॉलिसी केवल भारत को देख करके है। अब इसलिए सवाल नहीं होता कि वह किस खेमे में होती है, लेकिन अंतिम सवाल तो यही वहीं पे आके अटक जाती है कि जब अब सब कुछ भारत के अनुकूल है, तो फिर भारत के भीतर चीन को लेकर के ऐसी कौन सी योजना है? चीन क्या दुश्मन है या फिर नहीं है? उसके साथ व्यापार करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? सीमा के बॉर्डर के ऊपर जवान की तैनाती हो, देश के भीतर किसानों की मौजूदगी हो, और नारे इस भारत देश के भीतर किसानों के हक में ना लग पाया, इसकी व्यवस्था सरकार ने की। और जवानों के लिए कोई अग्निवीर का सवाल अगर उठा करके खड़ा ना हो जाए, इसकी व्यवस्था भी सरकार ही ने कर दिया। और होते होते चीनी डेलीगेट्स अगर संघ के मुख्यालय तक पहुंच जाए, तो फिर आज लगता है कि एक बात आखिर में समझ लीजिए कि 1962 का दंश इस भारत देश के भीतर इस तरीके से आज भी मौजूद है। कभी बड़े बुजुर्ग लोगों से बात अगर करें तो चीन को युद्ध को भी आज भी वो लोग याद करते हैं, और चीन को दुश्मन नंबर 1 मानने से वह कभी भी कोताही नहीं बरतते हैं, बल्कि उनका बहुत साफ कहना होता है कि चीन के साथ हमें व्यापार नहीं करना चाहिए।
अंतर्राष्ट्रीय तौर पर चीन को लेकर के नीति बहुत साफ होनी चाहिए और इसी मर्म को इससे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के तरफ से, आरएसएस के स्वयंसेवकों के बीच, प्रचारकों के बीच जो पुराने प्रचारक होंगे उनसे भी जरा जानकारी लेंगे तो वह भी कहेंगे चीन के साथ खड़ा होना संभव नहीं है। तो फिर क्या है, यह पूरी परिस्थिति यानी ठीक 180 डिग्री में ठीक उल्टी आकर के खड़ी हो गई। अब 360 डिग्री को नापते हुए एक नई परिभाषा को गढ़ना चाह रही है, जहां पर संघ के मुख्यालय तक में इस बात का जिक्र इसलिए क्योंकि उस दंश को लेकर के इंदिरा गांधी ने इस भारत देश के भीतर चीन के डिप्लोमेट्स तो दूर, चीन के नागरिकों की आवाजाही भी इस भारत देश के दूसरे प्रांतों में अपने खुद के प्रधानमंत्री रहते हुए होने नहीं दे रही थी। उनका कहना था कि कोई भी बड़ा अधिकारी चीन का वो आए तो दिल्ली ही आए, अगर उसको यहाँ आना है, अगर वो दूसरी जगह पर जाने की इजाजत उसकी नहीं, और उसके लिए विशेष इजाजत लेना पड़ता था। और किसी भी संगठन जो सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इस तरह के संगठनों से तो कोई मुलाकात इस भारत देश के भीतर चीनी डिप्लोमेट्स तो दूर, चीनों की अधिकारियों के साथ भी नहीं हो पाती थी। लेकिन सब कुछ आज के दौर में अगर खुले तौर पर विरोध के स्वर के साथ चीन को लेकर के हमारे देश की नीति चल रही है, तो फिर सरकार को ये बात बताना चाहिए चीनी डिप्लोमेट्स संघ के इस स्मृति मंदिर, संघ के मुख्यालय क्या करने पहुंचे थे, जो रेशम बाग का इलाका पड़ता वहां क्या करने आए थे, क्यों आए थे, महाल में वो क्या देखने आए थे, और कौन सी वैचारिक आदान प्रदान की स्थिति ऐसी आ गई कि उनके मन में आया कि चले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हेडक्वार्टर को झांक ले, जरा देख ले। लेकिन सबको पता है कि एक हेडक्वार्टर दिल्ली के भीतर भी है, झंडे उलान में होता है, वो बन जरूर रहा होता है, लेकिन वहां पर भी अधिकारी मौजूद होते हैं। लेकिन जिस तरीके से शी जिनपिंग गुजरात पहुंचे थे, अहमदाबाद में पहुंचे थे, ये उसके आगे की कड़ी तो कहीं नहीं है। जरा इस पे सोचने की जरूरत है। देखते रहिए। जय हिंद।